लोकतंत्र मजबूत है। रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने का काम बेहद कठिन था और बहुत चुनौतीपूर्ण था। इसमें सबसे पहली और सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो राजाओं को यह समझाना थी कि अब देश में राजशाही नहीं बल्कि लोकतंत्र का शासन होगा। और जो दूसरी चुनौती थी वो ये थी देश का आकार, देश का विशाल भौगोलिक आकार, देश की भाषाई और धार्मिक विविधता। लेकिन सरदार पटेल ने इन सब चुनौतियों से लोहा लिया और भारत को एक सूत्र में बांधा। विश्व इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता जहां किसी एक व्यक्ति ने इतने विशाल पैमाने पर रक्तहीन क्रांति के जरिए राज्यों का एकीकरण किया हो। इसलिए कहा जाता है भारत के नक्शे को आकार देने वाले सरदार पटेल ही थे। और यही कारण है कि उन्हें आज़ादी के दशकों बाद भी इतने सम्मान और श्रद्धा से याद किया जाता है। मृत्यु के करीब 1 महीने पहले ही सरदार पटेल ने एक पत्र में चीन से उत्पन्न होने वाली आशंकाओं का जिक्र किया था। वो वही आशंकाएं थीं जो आगे चलकर 1962 में चीन के हमले में सत्य साबित हुई। इस पत्र में उन्होंने चीन के इरादों पर चिंता जताई थी। उन्होंने चेताया था कि हमें अपनी सीमाओं को मजबूत करना होगा, चाहे वो उत्तर पूर्व की हो या लद्दाख की। उन्होंने कहा था कि सीमावर्ती इलाकों में अवसंरचना विकसित करनी चाहिए, वहाँ के लोगों का विश्वास जीतना चाहिए और सैन्य उपस्थिति भी बढ़ानी चाहिए। दुर्भाग्य से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया, जबकि सरदार पटेल की दूरदर्शिता ने समय रहते देश को आगाह कर दिया था। सरदार पटेल का व्यक्तित्व बर्फ से ढके एक ज्वालामुखी के समान था। भारत को एकजुट करने में उनके इसी व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता का योगदान था। सरदार पटेल एक कुशल रणनीतिकार और दूरदर्शी नेता थे। अपनी मृत्यु से लगभग 1 महीने पहले पंडित नेहरू को भेजी गई एक चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि हमें आने वाले समय में चीन से सामना करना होगा, जो कि सच साबित हुआ। 21वीं सदी के आज के दौर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जरूरत कश्मीर से लेकर उत्तर पूर्व तक की समस्याओं से लड़ने में है। भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने में सरदार पटेल का नाम हमेशा के लिए